नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा दूसरा सेशन होगा जो कि बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए जो सेशन चला जा रहा है। ठीक है, पहला सेशन हमने देख ही लिया था शिक्षा में। ठीक है, इससे पहले जो मैं बता दूं कि इससे पहले जो हमारा सेशन चला था वो समकालीन भारत में शिक्षा, जो कि बीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है, आपने देखा भी था, लखनऊ विश्वविद्यालय। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय का, लेकिन जो बरेली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है उन सभी के लिए बेनिफिशरी होगा। और साथ ही साथ में हमने पहले अध्याय में देखा था शिक्षा नीति के बारे में। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बीच में। इसी के साथ में हमने ये भी देखा था कि हमारे जो दूसरी किताब होगी भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की होगी, और तीसरी जो किताब होगी हमारी वो शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन होंगे, और साथ ही साथ में शिक्षा की मूल संकल्पना अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसके साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे समसामयिक भारत और शिक्षा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारी समकालीन भारत में इतिहास चल रहा है, और समकालीन भारत में शिक्षा इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो दूसरा अध्याय है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ाने का तरीका मैं बता दूं कि मैं एक फ्लो में पढ़ाऊंगा जो कि आपको समझना है। कुछ आपने पढ़ा भी होगा और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। जिसको जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो इसके बाद जैसे हमारा ये सेशन समाप्त होता है उसके बाद हम नोट्स को देखेंगे। नोट्स को समाप्त करने के बाद में हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट ईयर के जो पिछले साल के पेपर हैं उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और हमने कुछ यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन को यहाँ पे एक कंपाइलेशन बनाया है जिसको हम एट द लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दूसरा अध्याय आज का स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन 1964-1966 से। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग से पहले यद्यपि देश के कई राज्यों ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था, परंतु जिस उद्देश्य को लेकर इस आयोग ने सुझाव दिए थे वे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके। इसका मुख्य कारण देश के माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता का न आना था। कई राज्यों में भी अभी भी माध्यमिक शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे। इन सभी कारणों से जिस नए कमीशन का गठन हुआ वह कोठारी कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। इस शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार के पारित प्रस्ताव दिनांक 14 जुलाई 1964 के आदेशानुसार किया गया। डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्यकाल इससे पहले गठित सभी कमीशनों से कहीं ज़्यादा लंबा था। इसके अतिरिक्त इसका गठन शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांत और नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया था। डॉक्टर कोठारी के अतिरिक्त इस आयोग में 16 सदस्य थे, जिनमें से 11 भारतीय तथा 5 विदेशी थे। आयोग के सचिव का पद का भार श्री जे.पी. नैयर सलाहकार शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुए इस आयोग ने लगभग 1.5 साल के दौरान जून 20, 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की, और कमीशन द्वारा बताए गए कुछ सुझाव यहाँ पे निम्नलिखित है। बेसिकली कुछ यहाँ पे बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाऊंगा जो कि मुझे लगता है कि हाँ समझाने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें आपको फ्लो में पढ़नी है। एट द लास्ट में अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है। जब वहाँ पर हम इसको जब समाप्त करेंगे, जब हम अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। देखिए, इससे पहले जो है मुदालियर कमीशन आ चुका था। ठीक है, इससे पहले भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के पहले भी मुदालियर कमीशन जो है सिफारिशें लागू कर दिया गया था, लेकिन इसमें जो है उद्देश्य आयोग के सुझाव दिए गए थे वे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके। जो इसमें सुझाव दिए गए थे मुदालियर कमीशन में वो जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सके। जो भी मुदालियर कमीशन में जो भी सुझाव दिया गया था उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी के परिप्रेक्ष्य में उसको पूर्ण रूप से कारण माध्यमिक जो है यहाँ बताया गया कि इसको पूर्ण रूप बनाने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 आया था। ठीक है, इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे। कई राज्यों में अभी भी जो है माध्यमिक शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे, मतलब कि जो माध्यम शिक्षा का जो पढ़ाने का तरीका था, जो कोर्स था वो डिफरेंट था हर राज्य में। अब उसको समरूपता प्राप्त कराने के लिए, जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों में जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है, जो सिलेबस है, या फिर बात किया जाए कि जो भी आपका विषय है उसको एक समरूपता दे दी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे सुधारने के लिए साथ ही साथ में इसमें बताया गया कि डॉक्टर कोठारी के आयोग डॉक्टर कोठारी के अतिरिक्त यहाँ पे 16 सदस्य थे, जिसमें 11 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। इसको यहाँ पे समझने का प्रयास किया था हमने। ठीक है, और 20 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ जो है इसके उद्देश्य क्या है। पहला देखिए, शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य यानी एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
देश की उत्पादन क्षमता, आधुनिकता के कार्यों में तेजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि सर्वप्रथम देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास हो। यहाँ पे क्या बताया गया कि शिक्षा का जो राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है कि देश की उत्पादन क्षमता, ठीक है, और आधुनिकता के कार्यों में तेजी, साथ ही साथ में सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि सर्वप्रथम देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास हो सके। एक तरीके से कहा जाए कि अगर हमारे देश का, अगर हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास करना है तो सर्वप्रथम जो उसका पहला जो आधार है वो क्या है, वो शिक्षा है, ठीक है। यानी शिक्षा को हमें क्या करना होगा, व्यवस्थित रूप से उसको बढ़ाना होगा। इसी तरीके से हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। दूसरा इसमें है निर्देशों का माध्यम अर्थात मीडियम ऑफ डायरेक्शन। इस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तरों पर शिक्षा निर्देशन का माध्यम राजकीय भाषा में होना चाहिए, यानी जो राज्य की भाषा है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा को विद्यालय स्तर में बढ़ावा देना चाहिए। यानी बताया गया कि जो विद्यालय हैं या फिर जो महाविद्यालय के जो स्तर के शिक्षा निर्देशन है उनमें जो है, जो पढ़ाने का जो भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए वो राज्य की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो उस राज्य की भाषा है, इससे क्या होगा कि राज्य की भाषा को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ में ऑप्शनल रूप में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शनल रूप में इंग्लिश को भी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, अधिकतर देशों में बोली जाती है, तो इसको भी इसके साथ में लेकर चलने की बात की सिफारिश कही गई थी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला की जो है वो है व्यावसायिकता अर्थात वोकेशनलाइजेशंस, अर्थात माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए या माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिकता अनिवार्य कर देनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया, जैसा कि आप इसको रूप में प्राइवेट कॉलेज को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है, अगला जो हमारा चौथा यहाँ पे दिया गया वो है विज्ञान शिक्षा पर बल अर्थात स्ट्रेस ऑन साइंस एजुकेशन। अब आधुनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने सुझाव दिया कि विज्ञान विषय शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा हो या इस शिक्षा का कुछ हिस्सा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक कोर्स में होना चाहिए। यानी यहाँ पर विज्ञान को बढ़ चढ़ कर यहाँ पे उसको क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया कि विज्ञान एटलीस्ट क्या होना चाहिए, या तो कोर्स में शामिल होना चाहिए या फिर उसके कुछ अंशों को यहाँ पे सब्जेक्ट में या कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है पुस्तकों की सूची अर्थात लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी आयोग के अनुसार जिन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए उनकी एक सूची बनाई जानी चाहिए जो प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित रहे, ठीक है। एक पुस्तकों की सूची होनी चाहिए जो कि क्या होता है कि जो यहाँ पे इसमें ये भी सुझाव दिया गया कि पुस्तकों की एक सूची हो जो कि जिस सूची का जो है प्रधानाचार्य के पास होनी चाहिए। अगली जो है पढ़ाने के तरीके तथा पाठ्यक्रम में सुधार अर्थात इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कैरिकुलम। अब देखिए, शिक्षा की सफलता के लिए आयोग के अनुसार पढ़ाने के तरीके तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाया जाना चाहिए। यानी जो रूढ़िवादिता पद्धति जो हम अपनाते आ रहे थे, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए और पढ़ाई को यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे छात्रों पर क्या पड़े, प्रभाव पड़े और वो शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। अगला हमारा है दिशा निर्देशन एवं योजनाबंदी अर्थात गाइडेंस एंड प्लानिंग। आयोग के अनुसार दिशा निर्देश और योजना की शिक्षा को पूरे भाग में लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे गाइडेंस एंड प्लानिंग की बात की गई है कि आयोग के अनुसार दिशा निर्देश और योजना की शिक्षा को पूरे भाग में लागू किया जाना चाहिए। यानी एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि हाँ इतना जो कोर्स है इतने महीने में या फिर इतने साल में किस तरीके से जो है, एक दिशा निर्देश कहने का मतलब क्या है कि टाइम टेबल, एक शेड्यूल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एक गाइडेंस होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगला है कार्य अनुभव की बात किया गया, यानी वर्क एक्सपीरियंस की बात किया गया कि आयोग के अनुसार शिक्षा चाहे सामान्य हो या व्यावसायिक, कार्य अनुभव को पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रत्येक भाग पर लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक शिक्षक है जिसको कि 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और वहीं एक नया शिक्षक है जो कि अभी जस्ट जो है ग्रेजुएशन या फिर किसी भी तरीके से आया हो, तो यहाँ पे महत्व किसकी देनी चाहिए, जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका जो होगा वो अनुभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य अनुभव की बात कही गई है। अगला है सामान्य विद्यालय प्रणाली अर्थात कॉमन स्कूल सिस्टम। देखिए, आयोग के अनुसार संपूर्ण देश के नागरिकों की शिक्षा एक तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली आरंभ करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आयोग के अनुसार संपूर्ण देश के नागरिकों की जो शिक्षा हो वो एक तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। साथ ही साथ में 10वां जो पॉइंट बताया गया है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा अर्थात सोशल एंड नेशनल सर्विस अर्थात
आयोग के अनुसार ऐसी शिक्षा का ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा हर स्तर पर लागू हो सके। ठीक है, यानी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो, राष्ट्र सेवा हो, भाव हो, समाज के प्रति जो है सामाजिक भाव हो। ठीक है, इस तरीके से शिक्षा का यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का भाव जो लोगों में उत्पन्न किया जा सके, इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। 11वां पॉइंट हमें जो बताया गया वो है पाठ्यक्रमों का चयन अर्थात सिलेक्शंस ऑफ कैरिकुलम, अर्थात माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में विभिन्नता इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्र किसी समूह अर्थात ग्रुप के 3 विषयों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर सके और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए इस स्तर पर आधा समय वैकल्पिक विषयों को दिया जाना चाहिए। 1/4 समय शारीरिक शिक्षा, कला, हस्तकला, भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को दिया जाना चाहिए। इस तरीके से बताया गया कि छात्रों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट को वो छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि ये माध्यमिक स्तर पर ना होकर के वहाँ पे बढ़ाया गया है, 10वीं कक्षा में आप यहाँ पे विषय चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि छात्रों के पास ये जो है ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस विषय में जो है इंटरेस्टेड हो तो उसी विषय को वो पढ़ें। ठीक है, अगला जो इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है वो भाषाओं का अध्ययन दिया गया है, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात कही गई है। यानी आयोग के अनुसार त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। क्या है त्रिभाषा सूत्र? एक है मातृभाषा या फिर जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव या फिर किसी कबीले में रहते हैं तो आपके एक क्षेत्र की भाषा होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, केंद्र की सहकारी भाषा, एक केंद्र की सहकारी भाषा होगी, और तीसरा जो है वो आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा होगी जिसमें अंग्रेजी भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि मातृभाषा जो है मैं केरल का हूँ या फिर कन्नड़, ठीक है, मेरी कन्नड़ जो है भाषा हो गई, तो ये हो गई, और केंद्र की सहकारी मान लीजिए कि हिंदी, ठीक है, हिंदी, और तीसरा जो है वो अंग्रेजी के रूप में आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा को यहाँ पे हम ग्रहण कर सकते हैं। इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, फिर चाइनीज़ हो सकती है, किसी तरीके से लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे ग्रहण सकते हैं अपने हिसाब से। अगला जो है शारीरिक शिक्षा की बात कही गई है, यानी फिजिकल एजुकेशन की बात यहाँ पे बताई गई है। आयोग के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को पुनः समीक्षा होनी चाहिए। इसके गठन के समय बालक के विकास का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, यानी शारीरिक शिक्षा पर यहाँ पे बल दिया गया। अगला जो है वो मूल्यांकन है, अर्थात इवैल्यूएशन की बात यहाँ पे की गई है कि आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्र बनाने वालों को कई विधियाँ अपनानी चाहिए, जैसे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बाहरी परीक्षाओं के परिणामों में छात्रों की विभिन्न विषयों की योग्यता को प्रकट करना चाहिए और पास और फेल का कोई संकेत न हो। छात्र को उन विषयों में जिनमें उसने कम अंक प्राप्त किए हैं पुनः परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वह अपनी योग्यता विकसित कर सके। आंतरिक मूल्यांकन का अलग से स्पष्टीकरण होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरीके से छात्रों को मोटिवेशन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एक तरीके से कहा गया है कि मूल्यांकन जो होता है, जो आप परीक्षा के माध्यम से करते हैं, तो एट द लास्ट में क्या होता है कि आप सिलेबस खत्म करवा के छात्रों को मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर फेल या पास होने की जो है ये व्यवस्था हटा देनी चाहिए और छात्रों पर ये क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। जिनमें उन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं उनका मूल्यांकन वह वापस से लें, ठीक है, ताकि क्या हो सके, उनकी रुचि उस विषय में वापस हो सकते हैं। अगर आप फेल कर देंगे तो उनका डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिससे वो पढ़ाई की जो आगे की व्यवस्था है वो रुक जाएगी। अगला हमारा है शिक्षा प्रणाली, संरचना और स्तर, अर्थात एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा पारित माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को हम निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो शिक्षा प्रणाली जो है, संरचना, जो स्तर यहाँ पे बताया गया था 1964 में, उसको हमने देखते हैं। यहाँ पे पहली थी सेकेंडरी कक्षा, जो कि कक्षा 8 से 12 या फिर 11 से 12 थी, ठीक है, और दूसरी थी निम्न माध्यमिक शिक्षा, जो कि कक्षा 8 से 10 थी, और तीसरी जो थी वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा थी, जो कि 9 से 11 थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कोटेशन चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे व्यावसायिकता और विज्ञान शिक्षा पर बल, पुस्तकों की सूची, पढ़ाने के तरीके, पाठ्यक्रम में सुधार, दिशा निर्देश एवं योजनाबद्धी, कार्य अनुभव, सामान्य विद्यालय प्रणाली, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा, पाठ्यक्रमों का चयन, भाषाओं का अध्ययन, साथ ही साथ में शारीरिक शिक्षा पर बल, मूल्यांकन पर बल। यहाँ पे बताया गया शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य और निर्देशों का माध्यम, जैसे टॉपिक को आप यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आप जब इन टॉपिकों को यहाँ पे रट लेंगे तो इसके माध्यम से जब आपको ये टॉपिक याद होंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये टॉपिक याद रखना है। अब देखिए, उसका वास्तविक उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को एक रूपता मिले तथा उससे ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपना संपूर्ण योगदान दे।
यदि हम शिक्षा के विकास के पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पाएंगे कि उस दौरान माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ने बहुत बदलाव आया है। इसका परिणाम 11 वर्षीय शिक्षा के रूप में निकला। इस 11 वर्षों के दौरान पहले 5 वर्षों का प्राथमिक, 3 वर्षों का माध्यमिक और 3 वर्षों का उच्चतर माध्यमिक स्तर आता है, जिसे हम ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं। परंतु शिक्षा का विषय राज्यों के अंतर्गत होने के कारण इस संरचना को किसी राज्य ने स्वीकार नहीं किया। कमीशन की प्रस्तावित संरचना जो थी वो 10 + 2 + 3 अर्थात 10 मतलब कक्षा 10 तक, इसके बाद 2 प्लस जो है कक्षा 12वीं तक, 3 साल जो है वो ग्रेजुएशन में यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा योजना बताया गया है। आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा काल पद्धति निम्न प्रकार से है। क्या है? 1 से 3 वर्षीय पूर्व अर्थात जिसे हम प्री कहते हैं, स्कूल की व्यवस्था अर्थात प्रोविजन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 ईयर। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा दूसरा है कि 7 या 8 वर्षीय प्राथमिक अवस्था अर्थात प्रोविजन फॉर 7 और 8 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम निम्न प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं, जिसका जो है प्री प्राइमरी स्टेज जिसे हम कहते हैं। निम्न प्राथमिक अवस्था अर्थात प्री प्राइमरी स्टेज 4 या 5 वर्षीय या उच्चतर प्राथमिक अवस्था 3 वर्षीय होता है। निम्न प्राथमिक अवस्था उच्च विद्यालय अवस्था, जिसका समय काल सामान्य कक्षा के लिए 2 या 3 साल का सीमित होता है। अगला है निम्न माध्यमिक अवस्था 2 वर्ष की अवधि वाली या 1 से 3 साल की व्यावसायिक शिक्षा अवधि। दुनिया के कई विकसित देशों में 12 से 13 वर्षीय विद्यालय शिक्षा को लागू कर रखा है। यह परंपरागत शिक्षा के साथ इस दौरान व्यावसायिक या तकनीकी अर्थात वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। वहीं उच्चतर शिक्षा की बात किया जाए, जिसमें स्नातक होने के लिए 2 से 3 वर्ष की पढ़ाई जरूरी है, जिसके बाद स्नातकोत्तर डिग्री या फिर अनुसंधान की डिग्री के लिए अलग अलग कार्यकाल निश्चित किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो शिक्षा नीति थी वो व्यवस्था बात कही गई थी कि यहाँ पे 10 + 2 + 3 की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। 10 मतलब क्या होता है कि कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, इसके बाद 2 है जो कि कक्षा 12, इसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन की बात यहाँ पे बताई गई है। देश में सामान्यतः एक प्रश्न उठता है, क्या यह शिक्षा युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकाल पाएगी? इस सोच के पीछे शिक्षा का श्रम के प्रति निष्ठा पैदा नहीं करना है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए तथा इनका निराकरण के लिए शायद कोठारी कमीशन ने 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति को व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य आधार मानते हुए इसे लागू करने की सिफारिश की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये विद्यालय साधन संपन्न हैं और इनमें प्रवेश की प्रतियोगिता के आधार पर रखा गया है। ये सब बातें इनकी सफलता की गारंटी प्रतीत होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का विकास कुछ इस तरह होना चाहिए कि इससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण स्वतः ही संभव हो सके। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया तथा साथ ही साथ शिल्प विज्ञान शिक्षा तथा व्यावसायीकरण को कार्यानुभव से जोड़ने की बात की गई। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान विद्यालयी भाषाई नीति, राष्ट्रीय चेतना आदि को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा के साथ साथ में क्या किया गया कि शिल्प विज्ञान शिक्षा व्यावसायीकरण को कार्य अनुभव से जोड़ने की प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि शिक्षा को जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, प्रैक्टिकल चीज़ों से यहाँ पे जोड़ने की बात कही गई है। यानी आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूली स्तर पर, उसको आप व्यावसायिक स्तर पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे उस चीज़ों को यहाँ पे समझाने की बात कही गई है। इस आयोग ने देश के साधनों को विकसित करके उनका प्रयोग करने पर भी बल दिया है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने या जिसे हम GDP कहते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझते हुए कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 के मध्य कहीं भी लागू करने का प्रावधान रखा। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में से एक के पठन को अनिवार्य करने की सिफारिश की, परंतु समयांतरण के बाद शिक्षाविदों तथा सामान्य व्यक्तियों ने पाया कि जिस आशा के साथ 10 + 2 + 3 प्रणाली को लागू किया गया था वह पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं हुई। आज अधिकतर शिक्षाविदों के अनुसार
नवीन शैक्षिक प्रणाली का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार से हो कि वह शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उनके अनुसार नई शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार से गठित हो कि 1 से 8 जो है वो सामान्य प्रवाह होना चाहिए, 9 से 10 में जो है सामान्य प्रवाह के अंतर्गत विशेष प्रवाह, इसके अंतर्गत भाषा तथा गणित अनिवार्य हो तथा रुचि के अनुसार किन्हीं 3 विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं कक्षा 11 और 12 में विशेष प्रवाह जिसके अंतर्गत साहित्यिक, व्यावसायिक, ललित कला आदि उपवर्ग हो। वहीं +3 स्तर को +2 स्तर पर ही रखा जाए जो ग्रेजुएशन का स्तर है। वहीं +2 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर शिक्षा के विषय को विशेष प्राथमिकता दी जाए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में सबसे बढ़िया तथा कारगर यही होगा कि थोड़ा सा परिवर्तन करके 10 + 2 + 3 को संपूर्ण ढंग से अपना लिया जाए। देखिए ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि यहाँ पूर्ण तरीके से जो है 10 + 2 + 3 जो है वो इम्प्लीमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से कुछ शिक्षाविदों ने ये चीज़ें यहाँ पे प्रावधान के लिए यहाँ पे सुझाव दिए थे। ठीक है, अब केंद्रीय सरकार का निर्णय देख लेते हैं, यानी डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था। कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड अर्थात सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सुझावों को दृष्टिगोचर करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा ग्रहण का निर्णय निम्नलिखित रूप से किया। क्या किया था, देखिए 6 वर्ष की आयु में प्रवेश हुए बच्चों के लिए कुल 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा, कम से कम 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा और इन 4 वर्षों में 2 परीक्षाएं भी होनी चाहिए। एक परीक्षा 2 वर्षों के पश्चात जिसमें उत्तर माध्यमिक भाग 1 व दूसरी परीक्षा 4 वर्षों के अंत में जिसे उच्चतर माध्यमिक भाग 2 कहा जाए। यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय सरकार का जो निर्णय आया है उन्होंने क्या बताया कि 6 वर्ष की आयु में प्रवेश बच्चों का जो है प्रवेश वो कक्षा में हो जाना चाहिए, यानी 6 वर्ष जो बच्चे हैं वो विद्यालय चले जाना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि कुल 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, 12 वर्ष का जो है स्कूली शिक्षा उसका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया कि कम से कम 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, वहीं पे बताया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए, जिसे आप 8 से 12 कह सकते हैं। ठीक है, यानी 1 से 6 तक 1 से 8 तक जो है वो क्या हुआ यहाँ पे बताया गया है। पहली चीज़ें तो ये बताई गई है कि 6 वर्ष की आयु में वो बच्चा जो है स्कूल में प्रवेश लेना चाहिए और 12 वर्ष तक स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद भी यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 4 वर्ष का जो उसका माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए। इसके बाद 4 वर्षों में भी 2 परीक्षाएं होनी चाहिए। एक क्या है, एक परीक्षा 2 वर्ष के पश्चात जिसमें उच्चतर माध्यमिक भाग 1 है और दूसरी परीक्षा 4 वर्षों के अंत में जिसे उच्चतर माध्यमिक भाग 2 कहा जाएगा। उसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। ठीक है, अंत में अभी देखेंगे। उच्चतर माध्यमिक भाग 2 का स्तर पुरानी इंटरमीडिएट के बराबर होना चाहिए। इन परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्षीय डिग्री कोर्स प्रवेश प्राप्त करने की योग्य समझा जाए। यह परिवर्तन 2 अवस्थाओं में पूरा किया जाएगा। प्रथम अवस्था 10 वर्षीय कोर्स में 1 वर्ष और जोड़ना। यहाँ पे बताया गया है, बेसिकली ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जो केंद्र सरकार जो निर्णय आया था उन्होंने बताया कि 6 वर्ष में जो है बालक जो है विद्यालय में प्रवेश ले ले। दूसरी बात कि कम से कम 12 वर्ष तक उसकी स्कूली शिक्षा हो। इसके बाद 4 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा हो। इसके बाद क्या होनी चाहिए, 4 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा में भी 2 परीक्षाएं होनी चाहिए, जिसमें हमने देखा कि एक तो है उच्चतर माध्यमिक भाग 1 और दूसरा है उच्चतर माध्यमिक भाग 2। ठीक है, जिसमें उच्चतर माध्यमिक भाग हम 2 का हमने क्या कहा है, इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो, एक परीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद अब इंटरमीडिएट की जो भी परीक्षाएं जो भी विद्यार्थी पास करते हैं उसको क्या होना चाहिए, उनको अब वो ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी BA BSc वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब देखिए कि द्वितीय अवस्था में 11 वर्षीय अवस्था में 1 वर्ष और जोड़ना। आजकल हम दूसरी अवस्था में गुजर रहे हैं। देश के अधिकतर भागों में 12 वर्षीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अर्थात सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसे हम कहते हैं की स्थापना की जा रही है। उपलब्ध तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर 8 वर्षों की प्रभावोत्पादन प्राथमिक शिक्षा के बाद 4 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाए। 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा का व्यावसायिक एवं उपयोगी ढांचे का संगठन किया जाए जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के विकास में आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की आयु निश्चित की जाए और भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए 17 वर्ष की आयु ही उचित एवं व्यवहारिक है, क्योंकि यहाँ इस वायु में ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। यानी 17 वर्ष की आयु में क्या होना चाहिए कि
वो अपनी माध्यमिक शिक्षा को संपूर्ण कर ले, ठीक है, कक्षा 12 पास कर ले, इसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा की योजना इस प्रकार से तैयार की जाए जो विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में तैयार करने के योग्य बनाए और विद्यार्थियों को भविष्य में भली भांति खड़े होने में ज्ञान, परिपक्वता, सूझबूझ तथा दृष्टिकोण की तर्कसंगत डिग्री प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। यह डिग्री दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं और जो इस स्तर पर शिक्षा समाप्त कर जीवन के उत्तरदायित्व निभाने के लिए सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। आइए देख लेते हैं। 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। पहली, उत्पादकता में वृद्धि करना अर्थात टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दूसरा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता अर्थात सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तीसरा, आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा। चौथा, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। डॉक्टर कोठारी ने इन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जो अग्र हैं। पहला है उत्पादकता में वृद्धि का उद्देश्य अर्थात एम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। भारतीय शिक्षा आयोग ने देश के साधनों को विकसित करने तथा प्रयोग करने पर अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उचित प्रकार की शिक्षा उत्पादकता को बढ़ा सकती है। उत्पादकता और शिक्षा में संबंध विकसित करने के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, यानी हम उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला कि विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी इंकरेजिंग साइंस एजुकेशन। दूसरा, कार्य अनुभव अर्थात वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी। और तीसरा, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पे बताने की कोशिश की, यानी वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की यहाँ पे बात किया गया है। दूसरा देख लेते हैं, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। देखिए, राष्ट्र को सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। वो सुझाव कौन कौन से थे कि पहला, सामान्य स्कूली प्रणाली जिसे हम कॉमन स्कूल सिस्टम कहते हैं। दूसरा, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा अर्थात सोशल एंड नेशनल सर्विस। तीसरा, उपयुक्त भाषा नीति का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पॉलिसी। चौथा, राष्ट्रीय चेतना विकसित करना अर्थात प्रमोटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। और अगला है आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। और चौथा है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास एंड डेवलपमेंट फॉर सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्र को सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने के लिए कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिए थे कि एक तो समान स्कूली प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा की भावना होनी चाहिए विषयों में। तीसरा कि उपयुक्त भाषा नीति का विकास होना चाहिए और साथ ही साथ में राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, जैसी यहाँ पे बात है यहाँ पे बताई गई है, बच्चों में जो है राष्ट्रीय चेतना के विकसित करना चाहिए। और आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा यहाँ पे यानी एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा की बात यहाँ पे बताई गई है। और साथ ही साथ में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी यहाँ पे किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा आयोग तथा पाठ्यक्रम अर्थात इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड कैरिकुलम। इस आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम संकीर्ण है। ठीक है, इस आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो संकीर्ण है, सैद्धांतिक है, इसमें उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सामग्री का अभाव है, इसमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यह पाठ्यक्रम भारी है और परीक्षाओं पर अधिक जोर है, तकनीकी और औद्योगिक विषयों की व्यवस्था जो है वो अपर्याप्त है। बेसिकली इसको आप यहाँ पे इसके दोष के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे जो पहले की शिक्षा नीति थी किस प्रकार से उसमें दोष विद्यमान थे उसको यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि पहली बात तो क्या थी कि बताया गया संकीर्ण है। ठीक है, एक संकीर्ण मात्रा में है, यहाँ पे बहुत छोटा है, और दूसरा चीज़ की सैद्धांतिक है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सैद्धांतिक पर बेस्ड है, इसको आप प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि यहाँ पे सामग्री का अभाव है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे दूसरी रिकमेंडेशन आई थी कि जो दोष था इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी, इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू थी, कि यहाँ पे व्यक्तिगत नॉलेज यानी प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था, प्रैक्टिकल नॉलेज की
अपेक्षा जो है वो बुकिश नॉलेज को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। साथ ही साथ में पाठ्यक्रम काफ़ी भारी था और परीक्षाओं पर अधिक जोर दिया जाता था। ठीक है, जो परीक्षाएं होती थी उस पर अधिक जोर दिया जाता था, यानी पास किसी तरीके से हो जाना है बस। और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और औद्योगिक, ठीक है, विषयों की व्यवस्था अपर्याप्त थी, यानी तकनीकी और औद्योगिक विषयों की व्यवस्था अपर्याप्त है, मतलब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तकनीकी और औद्योगिक विषयों की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब सुझाव क्या दिए गए, सजेशन के रूप में यहाँ पे गुणात्मक सुधार क्या दिया गया है, यानी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, यानी स्कूल के पाठ्यक्रम में विकास संबंधी शोध कार्य द्वारा वृद्धि की जाए, जिसे तालमेल यहाँ पे बात किया गया है, यानी कोऑर्डिनेशन। पाठ्यक्रम के सभी विषयों में तालमेल होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में आप क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। यानी आप अगर सब्जेक्ट के जो है साइंस का पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है मैथ की भी इंक्लूड की जानी चाहिए, या फिर आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें साइंस की भी बताई जानी चाहिए। अगर यदि आप सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से किस तरीके से कोरिलेट कर पाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं। अगला है हमारा तीसरा कि सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू सोशल लाइफ एंड नेशनल नीड्स। पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार विषयों का चयन करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है कि व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान देना चाहिए, यानी गिविंग एप्रोप्रिएट प्लेस टू द वोकेशनल कोर्सेज। देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और उनके लिए कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है कि जो व्यावसायिक विषय हैं उस पर जोर देने की यहाँ पे बात कही गई है। जो छठा सुझाव दिया गया था कि विविध विषयों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, यानी स्पेशल एम्फेसिस ऑफ डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। अर्थात इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए विविध विषयों पर बल देने का समर्थन किया, जहां माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कृषि, विज्ञान तथा गृह विज्ञान विषयों पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज सेवा तथा कार्य अनुभव जैसे विषयों तथा क्रियाओं पर महत्व दिया है। वहीं बात किया जाए कोठारी आयोग तथा पाठ्यपुस्तकों की, यानी रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन रिलेटिंग टू द टेक्स्ट बुक। कोठारी आयोग ने पाठ्यपुस्तकों के लिए सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, कोठारी आयोग के जो पाठ्यपुस्तकों के लिए जो सुधार बताए गए थे उसको आप समझने का प्रयास करते हैं कि जो कोठारी आयोग ने जो पाठ्यपुस्तकों को सुधार के लिए यहाँ पे सुझाव दिए थे। पहला, पाठ्यपुस्तकों का एनसीईआरटी के निर्देशानुसार उत्पादन, अर्थात टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ एनसीईआरटी। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन का विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी के रूप में जानते हैं, के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताया गया, कोशिश की गई है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यपुस्तकों का जो उत्पादन होता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है, उन सभी का कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यपुस्तकों का जो उत्पादन होना चाहिए, यानी किस तरीके से पाठ्यपुस्तकें जो है वो लागू होंगी, वो कार्यभार यानी फिर वो जो शक्ति होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से जो है पाठ्यक्रम होगा, किस तरीके से सिलेबस होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ सिलेबस में शामिल की जाएंगी, ये सभी जो है पाठ्यक्रम का जो दिशा निर्देश जो जारी करेगा वो कौन करेगा, एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो बुक जो छापेगा वो कौन छापेगा, एनसीईआरटी छापेगी। किसके लिए, राज्य स्तर पर लिए। दूसरा है कि राज्य स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन के लिए पृथक विभाग अर्थात अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक एट द स्टेट लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रत्येक राज्य का समर्थन प्राप्त हो और प्रत्येक राज्य पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन के पृथक विभाग स्थापित करके इसमें अभिवृद्धि करे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य का समर्थन प्राप्त हो,
कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य का, यानी जो प्रत्येक राज्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका समर्थन दे। ठीक है, साथ ही साथ में प्रत्येक राज्य जो है वो पाठ्य पुस्तक के उत्पादन के पृथक विभाग स्थापित करके इसमें अभिवृद्धि भी करे। ठीक है, यानी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो राज्य स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए जो है यहाँ पे पृथक विभाग की यहाँ पे बात की गई है। अगला जो सुझाव दिया गया था पाठ्य पुस्तकों को लेकर के कि राज्य के शिक्षा विभाग पर उत्तरदायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे बात किया गया है कि पाठ्य पुस्तकों की तैयारी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व राज्य के लिए शिक्षा विभाग पर होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन राज्य शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए। यानी जो पाठ्य पुस्तकों का जो उत्पादन होगा वो किसके द्वारा होना चाहिए, वो राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो एक से अधिक पुस्तकों की यहाँ पे बात की है, मनी मोर देन वन टेक्स्ट बुक। कम से कम 3 या 4 पुस्तकें प्रत्येक विषय में ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि वे स्कूलों के लिए पुस्तकों के बहुउद्देशीय चुनाव की व्यवस्था करें। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कम से कम 3 या 4 पुस्तकें प्रत्येक विषय में ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि वे स्कूलों के लिए पुस्तकों के बहुउद्देशीय चुनाव की व्यवस्था करें। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 या फिर मान लीजिए विज्ञान के लिए आप कम से कम 3 या 4 पुस्तकें तैयार कीजिए, जिसमें क्या हो, जिसमें स्कूलों के लिए पुस्तकों के बहुउद्देशीय जो चुनाव की व्यवस्था यहाँ पे बताया गया है। यानी मान लीजिए कि आप विज्ञान के लिए यहाँ पे 4 पुस्तकें लिखते हैं। ठीक है, 4 पुस्तकें तैयार करते हैं। अब 4 पुस्तकों में जो है एक्सप्लेनेशन वो तरीका अलग होगा। ठीक है, चीज़ें तो वही है लेकिन जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अलग होगा। अब मान लीजिए कि कहीं केरल का जो विद्यार्थी है और एक उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी, किसी गाँव के विद्यार्थी है, अब उसमें जो समझने की प्रक्रिया होगी, अब चारों पुस्तकों को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कम से कम यहाँ पे बताया गया है। अब मान लीजिए कि वो भाषाएं तो वहाँ पे अलग अलग होंगी, बात यहाँ पे बताया गया है कि समझाने का तरीका तो अलग होगा लेकिन जो चीज़ें हैं, जो उसमें सिलेबस है वो सेम ही है। अब क्या होगा कि एक विद्यालय में जब आप किसी पुस्तक को देंगे तो वो किसी के लिए कंफर्टेबल होंगे। मान लीजिए कि 4 पुस्तकें आपने दी तो चारों में से तीसरी पुस्तक जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल होगी, और किसी दूसरे राज्य में आपने वो जब पुस्तकें वितरित किए तो उन्होंने कहा ये दूसरी पुस्तक हमारे लिए कंफर्टेबल है, ये हम पढ़ा भी सकते हैं और बच्चे समझ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पुस्तकों का जो यहाँ पर बताया गया एक से अधिक पुस्तकें यहाँ पर एक विषय के लिए होनी चाहिए। अगला जो है वो निरंतर संशोधन की बात यहाँ पे किया गया, यानी रेगुलर अमेंडमेंट की बात किया गया है। पाठ्य पुस्तकों में निरंतर संशोधन तथा सुधार होते रहना चाहिए। लेखकों के पारिश्रमिक देने के लिए उदार नीति अपनाई जानी चाहिए और अध्यापकों से पाठ्य पुस्तकों की पांडुलिपियाँ अर्थात मैन्यूस्क्रिप्ट आमंत्रित की जाए तथा उनमें चुनाव किया जाए। अध्यापकों से पाठ्य पुस्तकों की पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाए, मतलब अध्यापक को ये चुनाव करने का जो है अधिकार होना चाहिए और उनका जो चुनाव हो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तकों का मूल्य हानि लाभ तथा रहित, पाठ्य पुस्तकों का मूल्य जो है वो हानि लाभ रहित आधार पर रखा जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि ऐसे नहीं कि एक पुस्तक बहुत महंगी है और दूसरी पुस्तक बहुत सस्ती है, तो उससे क्या होगा कि होंगे कि अध्यापक या फिर किसी पर अगर बोझ पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, सस्ती वाली पुस्तक को रिकमेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो सही पुस्तक उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों का जो मूल्य है वो हानि और लाभ रहित होनी चाहिए। अगली जो रिकमेंडेशन दी गई थी, विशेष पुस्तकों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन था प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल टेक्स्ट बुक एट नेशनल लेवल। विशेष वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अगला है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग के शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव जो दिए गए थे, नी रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन कमीशन रिगार्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग। कोठारी यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग के शिक्षण विधियाँ, किस प्रकार से शिक्षण विधि होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में किस तरीके से यहाँ पे सुझाव दिए गए थे। अगली जो हमारी वो शिक्षण विधि है। ठीक है, शिक्षण विधि से संबंधित यहाँ पे क्या सुझाव दिए गए हैं, तो कोठारी आयोग ने शिक्षण विधियों से संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला कि शिक्षण विधियाँ आविष्कार तथा प्रचार होना चाहिए, यानी डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन ऑफ टीचिंग मेथड। पाठ्यक्रम में निरंतर बढ़ोतरी के साथ शिक्षण विधियों में भी समान रूप से सशक्त सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली की कठोरता और स्कूलों में नई विधियों में भी समान रूप से सशक्त सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली की कठोरता और स्कूलों में नई विधियों के प्रसार की असफलता ही अरुचिकर और प्रेरणाहीन शिक्षण विधियों के प्रमुख कारण है। इन त्रुटियों के शीघ्र दूर करना चाहिए। हम बताने की कोशिश की गई है
कि बच्चों में जो है पढ़ने का जो इंटरेस्ट है किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जो वर्तमान समय में जो रूढ़िवादिता जो जिस तरीके से शिक्षा पद्धति चली आ रही है उसको हम किस तरीके से बदल करके नई आधुनिकीकरण का प्रयोग करके बच्चों में किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उनमें इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे बताने के प्रयास किया गया है। पहला है कि लचीलापन और गतिशीलता यानी इलास्टिसिटी एंड डायनामिक्स। बताया गया है कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली स्पष्ट होनी चाहिए और अध्यापकों के लिए विभिन्न स्तरों के अनुसार काम करने में सहायक होनी चाहिए। अब ऐसा लचीलापन तभी संभव हो सकता है जबकि अध्यापकों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त सहायता मिले, मुख्य अध्यापक का प्रोत्साहन हो, विषय में कुशलता हो, प्रशिक्षण संस्थान नेतृत्व प्रदान करे और आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो। यहाँ पे बताया गया है कि लचीलापन और गतिशीलता होनी चाहिए। इसमें लिए कहाँ बताया है कि जो सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर जो अध्यापक होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक तो क्या होने प्रशिक्षित होने चाहिए, ठीक है, जो प्रधानाध्यापक है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके के शिक्षण विधियाँ वहाँ पे लागू की जाए स्कूली स्तर पर, वो चीज़ें यहाँ पे बताने के प्रयास किया गया है। ठीक है, अगला है कि आवश्यक न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात मिनिमम नेसेसरी टीचिंग एड्स। प्रत्येक स्कूल को आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल के लिए इस सामग्री की व्यवस्था करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है कि मीडिया का सहयोग अर्थात कोऑपरेशन ऑफ द मीडिया। शिक्षा विभाग को आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि में पाठों के प्रसार का प्रबंधन करना चाहिए। नई नई विधियों को अध्यापक शिक्षण संस्थानों में प्रयोग करना चाहिए। अगली जो रिकमेंडेशन दी गई है, कम खर्चीली शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग अर्थात यूज ऑफ लेस कॉस्टली टीचिंग एड्स। अध्यापक को चाहिए कि वे कम खर्चीली स्थानीय शिक्षण सामग्री पर विश्वास करें। यदि शिक्षण सामग्री कीमती हो तो वो कई स्कूल मिलकर इसका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मीडिया का सहयोग ले। पहली बात यानी जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है वो मीडिया के माध्यम से किया जाए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से, साथ ही साथ में कम खर्चीली शिक्षण सहायक की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इन सुझावों से यह प्रतीत होता है कि भारतीय स्कूल में शिक्षण विधियों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और परिणाम स्वरूप गत वर्षों में सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स, शिक्षात्मक कार्यशीलता जिसे हम कार्यशालाएं अर्थात एजुकेशनल वर्कशॉप के द्वारा अध्यापकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जैसे आप जब जाएंगे, जब आप टीचर बनते हैं एज अ टीचर, तो आपको यहाँ पर डाइट पर जाना होता है। ठीक है, अब जब आप टीचर बनेंगे तो वहाँ पर डाइट पर आपको रोज़ BLO या फिर किसी भी तरीके के जो वहाँ पे आपके सीनियर होंगे वो आपको रिकमेंडेशन देंगे, वो आपको सुझाव देंगे, सजेशन देंगे, वो आपको दिशा निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे शिक्षण विधियाँ लागू की जानी चाहिए, किस तरीके से आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो डेली बेसिस पे वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा एवं मूल्यांकन की यानी एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में विद्यार्थी ने विद्यालय में क्या सीखा है तथा अध्यापक ने कितना काम किया, इसे जांचने की प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो पाएंगे कि केवल विद्यालय में ही परीक्षाओं से नहीं गुजारा जाता है, अपितु पूरा जीवन ही एक परीक्षा है। इस विषय में कोठारी आयोग का कहना है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। प्रायः परीक्षा को लोग कक्षा पास करने का साधन मानते हैं। प्रत्येक अध्यापक एवं बालक का भी यही दृष्टिकोण बनता जा रहा है, लेकिन उनकी यह सोच गलत है क्योंकि यह बालक को संपूर्ण नागरिक बनने तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने से वंचित कर देता है। यहाँ पे बताने की क्या कोशिश की गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कि बताया गया है कि जो मूल्यांकन है वो तो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जीवन ही एक परीक्षा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और मूल्यांकन जो होता है यानी आप सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं यानी पास कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एक मूल्यांकन के माध्यम से आपको यहाँ पे ये जांचा परखा जाता है कि आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा। ठीक है, आप अध्यापक ने कितना पढ़ाया और आपने कितना सीखा, तो वो मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों में पता किया जा सकता है। वहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई, प्रत्येक अध्यापक एवं बालक का भी यही दृष्टिकोण बनता जा रहा है कि लेकिन उनकी सोच गलत है क्योंकि बालक को संपूर्ण नागरिक बनने तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने से वंचित कर देता है। मूल्यांकन, जहाँ तक मेरी सोच है, विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तिगत की जांच करना होता है, न कि केवल उसकी शैक्षणिक प्रगति को। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा, किताबी भाषा कितनी सीखी, ये बात नहीं होता। मूल्यांकन का जो अर्थ होना चाहिए वो संपूर्ण व्यक्तित्व से होना चाहिए, यानी उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कितना भाग विकसित हुआ है।
इसलिए इस व्यापक शब्द को पहले गहराई से समझ लेना विद्यार्थी की प्रथम आवश्यकता है। कमीशन द्वारा परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र, अर्थात क्वेश्चंस पेपर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। बाह्य परीक्षाएं जिनका संचालन शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय करता है उनमें प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाते समय पाठ्यक्रम का ज़्यादातर हिस्सा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अच्छे अंक लेने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से खंगालना पड़ेगा, जो उसके ज्ञानवर्धन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षा के समय यदि पर्यवेक्षक अपना काम ईमानदारी से करता है तो ये परीक्षाएं विद्यार्थियों के वास्तविक स्वरूप को दिखाने में सक्षम है। यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या होगा, लिखित परीक्षा में बालक जो है कुछ आता होगा, कुछ अपने मन में उसमें कुछ भी गोद के चलाएगा। दूसरी चीज़, जब वस्तुनिष्ठ के यहाँ पे जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे तो उसमें क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अगर शामिल करेंगे तो जिस विद्यार्थी को या फिर जिस बालक को जो क्वेश्चंस आता होगा वो उन्हीं का प्रश्न का उत्तर दे सकता है, अदरवाइज उसमें गलत करेगा। तो इसके लिए क्या होंगे, बालक यहाँ पे बालक को पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट जो है एक एक करके खंगालना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, शिक्षा को जो है बालक में जो पढ़ने की जो रुचि है वो बढ़ा सकते हैं। अगला है कि लिखित परीक्षाओं में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन रिटन एग्जामिनेशन। कमीशन के अनुसार देश में जारी लिखित परीक्षाओं का स्वरूप वास्तव में अपूर्ण है। इस प्रकार की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कुल 5 से 7 प्रश्न करने होते हैं और विद्यार्थी इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को तैयार करने के स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेता है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ सब सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे नहीं, एट द लास्ट में हम 40 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं को हम रट लेंगे, बाकी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बताया गया, यहाँ पर रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दी गई थी कि कमीशन के अनुसार देश में जारी लिखित परीक्षाओं का जो स्वरूप वास्तव में अपूर्ण है। इस प्रकार की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कुल 5 से 7 प्रश्न करने होते हैं और विद्यार्थी इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को तैयार करने के स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेता है और परीक्षा में पास हो जाता है। इस प्रकार की परीक्षा वास्तव में एक अधूरा तथा असफल प्रयास लगती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के जांच कार्य के दौरान भी यही निश्चित नहीं है कि जांचकर्ता पूर्ण न्याय कर पाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखा जाता है कि एक कापियों का बंडल होता है जो कि उसके ऊपर बोझ होता है, तो उसको एक दिन में कितनी कापियाँ जांचनी है तो वो पूर्ण तरीके से वो न्याय भी नहीं कर पाता है। कुछ को देखता है कि राइटिंग के आधार पर, ठीक है, यानी लिखावट उसकी अच्छी है तो उसके आधार पर उसको नंबर दे दिया जाता है, और कुछ की राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन उसने कुछ अच्छी चीज़ें लिखी है तो वहाँ पर कई बार जो है ध्यान नहीं जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए लिखित परीक्षाओं में सुधार अत्यधिक आवश्यक है और विद्यार्थी का जिन शक्तियों का मापन इन लिखित परीक्षाओं के द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए नई विधियों का आविष्कार किया जाना चाहिए। यानी संपूर्ण मूल्यांकन के लिए आधुनिक शिक्षा पद्धति को यहाँ पे अपनाने की बात बताई गई है। अगला जो है वो आंतरिक जांच हेतु प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग यहाँ पे बात किया गया है। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी आंतरिक जांच के लिए प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग यहाँ पे बात की गई है कि विद्यार्थियों के ज्ञान की आंतरिक जांच के लिए अध्यापकों द्वारा निर्मित परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं, मौखिक परीक्षाओं, रुचियों तथा मनोवृत्ति के भिन्न भिन्न प्रमाणित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी हमें यहाँ पे बात की गई है कि आंतरिक जांच के लिए जो आपने जब आप कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार टीचर आपसे मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कई बार आपको हफ्ते भर में एक बार जो है वो टेस्ट लेता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ में कई बार प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल चीज़ें आपको पढ़ाता है, तो ये क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें कक्षा लेवल पर इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। अगला जो है वो प्रमाण पत्रों में अंकों का विवरण होना चाहिए, यानी डिटेल ऑफ मार्क इन सर्टिफिकेट। आयोग की सिफारिशों के अनुसार विद्यालय की बोर्ड की परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों में भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण होना चाहिए। यानी आप भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में कितने कितने अंक पाए हैं, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। आपको पहले क्या होता था कि पहले आपको बता दिया जाता था कि हाँ 48% आपका आया है, आप पास हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रमाण पत्रों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का घोषणा के बजाय केवल अंक दिए जाएं और साथ में शिक्षण संस्था से विद्यालय लेखा लगा होना चाहिए। बताया गया है कि जो आप यहाँ पे होता है कि आप पास हो गए या फिर फेल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय क्या होना चाहिए कि आपको अंक दिए जाने चाहिए कि आपने इस विषय में इतने में से इतने अंक जो है प्राप्त किए हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनेक दोषों से पूर्ण है और इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मानसिक एवं नैतिक विकास नहीं होता है। मानसिक एवं नैतिक विकास पर बल नहीं होता है, नहीं दिया जाता है।
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है, इसलिए यह केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न होकर संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक समायोजन तथा शारीरिक विकास से भी संबंधित है। अतः शिक्षा प्रणाली में फैले दोषों को दूर करना सर्वप्रथम आवश्यक है। इनको दूर करने की विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास स्वतः ही निश्चित हो जाएगा। अब देख लेते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव जो दिए गए थे, यानी रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन की बात कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया था? उच्च कोटि के अधिकारियों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर ऑफ हाई कैलिबर्स। कोठारी आयोग के अनुसार निरीक्षण कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाएं और उच्च कोटि के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ में पर्याप्त विशेषज्ञ अधिकारियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर। मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सुधार, मार्गदर्शन या शारीरिक शिक्षा जैसे विशेष विषयों के जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ अधिकारी होने चाहिए। अगली जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो दी गई थी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की दी गई थी, यानी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑफिशियल्स। जिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि इन क्षेत्रों के उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारियों को पर्याप्त दर्जा देना चाहिए और महिलाओं की नियुक्ति की यहाँ पे बात की गई, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन सुपरवाइजर। यहाँ पर बात की गई अधिक से अधिक महिलाओं को निरीक्षण कार्य में नियुक्त किया जाए ताकि लड़कियों की शिक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जा सके। अगली जो है यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग तथा प्रसार की समस्या की बात कही गई है, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन की बात यहाँ पे बताई गई है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, जिला स्तर पर एक योजना बनाकर कार्यक्रम लागू किया जाए जिसमें विद्यमान संस्था अपेक्षित स्तर पर निर्माण कर सके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, रिकमेंडेशन क्या दिया गया है कि जिला स्तर पर एक योजना बनाकर, जिला स्तर पर यानी जिला अधिकारी के द्वारा एक योजना बनाकर कार्यक्रम लागू किया जाए जिससे क्या होगा कि विद्यमान संस्थाएं अपेक्षित स्तर पर निर्माण कर सके। अब देखिए अगला क्या है कि इस स्तर पर प्रवेश के लिए आत्म चुनाव अर्थात सेल्फ सिलेक्शन और आधार पर, इस स्तर पर प्रवेश के लिए आत्म चुनाव यानी सेल्फ सिलेक्शन आधार पर छात्रों को चुना जाए। इसमें विद्यालय के रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जाए। विद्यालय उचित स्थान पर हो और प्राप्त सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। अच्छे विद्यार्थियों का चुनाव हो। माध्यमिक विद्यालय में 1985 से 1986 तक लगभग 30% विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का प्रावधान किया जाए और कक्षा 7 से या कक्षा 8 से ही अंशकालीन तथा पूर्णकाल व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और लड़कियों की शिक्षा में घरेलू कार्यों की शिक्षा पर बल दिया जाए। वहीं बताया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों की शिक्षा प्रसार हो और यह प्रसार निम्न स्तर 1:2 तथा माध्यमिक स्तर पर 1:3 हो जाए। लड़कियों के लिए अलग विद्यालय तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन थे जो कि आपको ध्यान दे देना है। तो रिकमेंडेशन में एक बार फिर से देख लेता हूँ। उच्च कोटि के अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉइंट याद होगा तो उसके माध्यम से आप पूरा जो है किताबें भर सकते हैं। पर्याप्त विशेषज्ञ अधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग तथा प्रसार की समस्या जो है यहाँ पे समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों के लिए अलग विद्यालय और छात्रवृत्तियों के भी प्रावधान यहाँ पे किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सामान्य परिचय यहाँ पे देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात यहाँ पे बताई गई है कि कोठारी आयोग 1964 से 1966 ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। इसके लगभग 9 माह के बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति को 3 कार्य सौंपे। पहला, कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और तीसरा, प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। इस संसद समिति के कोठारी आयोग के सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया और उसके बाद उसके सुझावों के बारे में अपना अभिमत सरकार को प्रस्तुत किया। अब समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया। इसके बाद सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य विद्यालय को
पड़ोस विद्यालय के रूप में स्वीकार किया। आयोग ने भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर विचार प्रकट किए और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार अर्थात क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट पर बल दिया। उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए और अंत में प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। समिति की यह रिपोर्ट 1968 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। 1968 को सरकार ने इसमें विविध घोषणा की। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों की बात किया जाए, यानी यहाँ पे बात कीजिएगा। देखिए, जो रिकमेंडेशन दी गई थी 1968 की, यहाँ पे क्या हुआ कि जो कोठारी आयोग था 1964-1966 में, उसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की कब 29 जून 1966 को जो है सरकार के सामने प्रस्तुत की। इसके 9 माह बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। ठीक है, और इसमें 3 काम सौंपे गए। कौन कौन से? पहला काम क्या था कि कोठारी आयोग के जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया जाए। साथ ही साथ में तीसरा जो काम दिया गया था कि प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि कोठारी आयोग के सुझाव पर गंभीरता से अध्ययन किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सुझावों के बारे में अपना अभिमत सरकार को प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या रिकमेंडेशन दिए गए, कौन कौन सी बातें सही है। साथ ही साथ में सर्वप्रथम शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आयोग ने भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध शैक्षिक अवसरों की समानता पर विचार प्रकट किया और शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार यानी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पे किया गया। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित यह शिक्षा नीति पूर्ण आकार के केवल पृष्ठों में प्रस्तुत की गई। इसके मूल तत्वों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। पहला है शिक्षा राष्ट्रीय महत्व के विषय है। देख लेते हैं। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया है और यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल तत्वों का विकास किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है और राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। वहीं जो दूसरी रिकमेंडेशन दी गई थी कि शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त उत्तरदायित्व है, यानी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो केंद्र एवं राज्य दोनों की जो है उत्तरदायित्व है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सिर्फ केंद्र सरकार करेगी या फिर सिर्फ केंद्र राज्य सरकार करेगी, तो इस तरीके से नहीं, यानी दोनों का जो है उत्तरदायित्व समान उत्तरदायित्व है। इसमें जो है समान उत्तरदायित्व यहाँ पे निभाए भूमिका की बात कही गई है। अब भारत एक गणतंत्र राज्य है। इसमें कुछ विषय केवल राज्य सरकारों के अधीन है और कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के अधीन होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या होता है, केंद्र सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे बात किया गया है कि केंद्र के शैक्षिक उत्तरदायित्व हैं। केंद्र के शैक्षिक उत्तरदायित्व हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करना, उच्च स्तर की विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान स्तर तक निश्चित करना, विदेशों में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समझौता करना और राज्यों को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना और उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के संपादन हेतु आर्थिक सहायता देना प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व है। केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज्य स्तर शिक्षा को नियोजित करना, उसके लिए वित्त व्यवस्था करना, शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण कर रखना और शिक्षा के विभिन्न स्तरों की गुणवत्ता बनाए रखना यहाँ पे बताया गया था। अब जो अगली रिकमेंडेशन दी गई कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाएगा, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। ठीक है, ये काफ़ी ख़राब बात है, जो कि आप पड़ोसी देश से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जीडीपी का वहाँ पे अधिकतम भाग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में आज भी जीडीपी का बहुत कम ही भाग उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 से 3% भी यहाँ पे मुश्किल से ही यहाँ पे हम व्यय करते हैं। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया है, इसलिए
केंद्रीय बजट में शिक्षा पर 6% व्यय करने की प्रस्ताव रखा गया है। दृष्टव्य है कि उस समय शिक्षा पर केंद्रीय बजट का केवल 2.9% ही व्यय किया जा रहा था, जबकि 6% की बात यहाँ पे की गई है। संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी और प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या अर्थात कोर करिकुलम तैयार की जाएगी। +2 पर स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार पाठ्यचर्या निश्चित की जाएगी और इस स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम निश्चित करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु ये पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर विकसित किए जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि प्रथम 5 वर्षों के अंदर 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो जाए और अगले 5 वर्षों अर्थात 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य एवं निःशुल्क हो जाए। इस प्रकार 10 वर्षों के अंदर अर्थात 1978 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। यहाँ पे बात क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की यहाँ पे बात कही गई थी, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अनुसार। अगली क्या रिकमेंडेशन दी गई थी कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन किया जाए। अर्थात जहाँ माध्यमिक शिक्षा की मांग है वहाँ यह उपलब्ध कराई जाएगी। निकट भविष्य में 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाएगा और इस स्तर पर बच्चों को राष्ट्र के इतिहास और संविधान के मूल तत्वों का सामान्य ज्ञान कराया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसमें गुणात्मक सुधार किया जाएगा। अगला है, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। अर्थात प्राथमिक स्तर पर केवल मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं अन्य किसी भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्या बात कही गई है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, हमने देखा था, एक जो है क्षेत्रीय भाषा होती है, एक राज्य की भाषा होती है, एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा होती है, जो कि अन्य देशों की भाषा भी होती है, ठीक है, यूरोपीय भाषा, भारतीय यूरोपीय भाषा, जिसमें हम अंग्रेजी, फ्रांस को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या किया गया कि जो प्राथमिक स्तर होगा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 वाले स्तर पर क्या हो जाएगा कि मातृभाषा में उनको जो है शिक्षाएं दी जाएंगी। मातृभाषा मतलब कि जो कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी प्रांत की जो है क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो सकती है, अब वहाँ पे क्षेत्र स्तर पर उनको माध्यमिक जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं अन्य किसी और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, मातृभाषा और अन्य किसी भारतीय तथा अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा रिकमेंडेशन दिया गया कि भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनका विकास किया जाएगा। क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनका विकास किया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया जाएगा और संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अगला हमारा है कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के कार्यानुभव एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाएगा। देखिए, शिक्षा का उत्पादन से संबंध स्थापित करने के लिए 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव अनिवार्य किया जाएगा और स्वावलंबन पर बल दिया जाएगा और बच्चों में सामाजिकता की भावना विकसित करने और उनका चरित्र निर्माण करने के लिए समाज सेवा कार्य भी अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बच्चों में जो है वो कार्य अनुभव को यहाँ पे यानी उनको जो है स्वावलंबी बनाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाएगा इन द सेंस कि कार्य अनुभव यहाँ पे इनको विद्यालय स्तर पर दिया जाना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, स्वावलंबी हो सके। अगर आगे की कक्षाएं अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो वो स्वावलंबी होकर के कहीं भी जो है वो सेटल हो सकते हैं। वो अपने कार्य को अपने शिक्षा के आधार पर, अपने कार्य अनुभव के आधार पर वो कार्य कर सकते हैं और वहाँ पे धन अर्जित कर सकते हैं। अगला है हमारा, प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी। अल्पायु अर्थात प्राथमिक स्तर के बाद में ही प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी। प्रतिभावान, ठीक है, उनको अपने विकास के उचित अवसर दिए जाएंगे और निर्धनों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जैसे नवोदय विद्यालय क्या हो गया कि कक्षा 5 तक जितने भी स्तर के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो प्रतिभावान है तो वो पेपर दे पहले, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो नवोदय विद्यालय सरकार उनका पूरा वहन जो है खर्चा उठाएगी।
अगला हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नत किया जाएगा। उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर महाविद्यालय में सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी और विश्वविद्यालय में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। कुलपति पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त शिक्षाविदों को नियुक्त किया जाएगा और प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और स्नातकोत्तर स्तर पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ध्यान से सुनिएगा कि कुलपति पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त शिक्षाविदों को नियुक्त किया जाएगा। यानी जो कुलपति होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कॉलेज का क्या होता है, कुलपति होते हैं, तो उनमें उन्हीं का यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी या फिर उनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा उनको अनुभव के अनुसार, और ठीक है उनके प्रशासनिक अनुभव के अनुसार ही उसको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ में प्रथम स्नातक पाठ्यक्रमों में इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो स्नातक माने बीए फर्स्ट ईयर में मान लीजिए या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर जो प्रथम स्नातक होता है, तो प्रथम स्नातक पाठ्यक्रमों में इंटर पास सभी अभ्यर्थियों को इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और स्नातकोत्तर स्तर पर यानी जो आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं स्तर पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो योग्य होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। अगला यहाँ पे बात किया गया है कि कृषि व्यावसायिक तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा का विशेष व्यवस्था यहाँ पे बात कही गई है कि की जाएगी। कृषि विज्ञान के सामान्य ज्ञान के लिए पॉलिटेक्निक विद्यालय खोले जाएंगे और उसे उच्च ज्ञान के लिए कुछ विश्वविद्यालयों में कृषि संकायों की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए एक विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। अब व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा और उन्हें औद्योगिक संस्थाओं की मांगों के अनुसार विकसित किया जाएगा। अगला हमारा है 13 नंबर के विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अर्थात आर्थिक विकास की गति तेज करने और भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में विज्ञान और गणित शिक्षा अनिवार्य की जाएगी और विश्वविद्यालय शिक्षा में विज्ञान की उच्च शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राष्ट्र के वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता दिया जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से विज्ञान को बताया जाएगा और साथ ही साथ में क्या बताया गया है कि सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा और आर्थिक रूप से भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला हमारा है कि उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए विद्वान लेखकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही योग्य लेखकों को पारिश्रमिक देकर उनके अच्छी पुस्तकें तैयार कराई जाएंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे बताया गया कि जो लेखक हैं, जो विद्वान लेखक हैं, उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके द्वारा जो है किताबें जो है लिखवाई जाएंगी और उनको यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। अगला जो 15वां यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन की योजना बनाई जाएगी और माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होगी। किसी भी स्तर की परीक्षा को विश्वसनीय एवं वैध बनाया जाएगा और परीक्षा परिणामों में बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अलग अलग दिखाए जाएंगे और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। अगला जो है 16 नंबर यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई कि शिक्षकों के स्तर और शैक्षिक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा, अर्थात शिक्षा व्यवसाय की ओर योग्य युवकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएंगे और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाएगा। प्रत्येक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वेतनमान निश्चित किए जाएंगे और समान वेतन शर्तें निश्चित की जाएंगी। सभी शिक्षकों के लिए त्रिसूत्रीय लाभ योजना तुरंत लागू की जाएगी और शिक्षकों के संगठनों को मान्यता दी जाएगी। शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, वे चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में शिक्षा विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।
पूर्वकालीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में पूर्णकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ अंतर सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षकों को निरंतर अद्यतन ज्ञान से परिचित कराया जाएगा और अद्यतन कौशलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला हमारा है 17वां नंबर जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि छात्र कल्याण योजनाएं बनाई जाएंगी, अर्थात विद्यालयों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सस्ते जलपान गृहों की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। छात्रों को छात्र संघ बनाने के लिए स्वीकृति दी जाएगी, ठीक है, आज जो कि वर्तमान समय में लागू भी है। अगला हमारा है कि छात्रों के लिए खेलकूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी, अर्थात शिक्षा के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ हेतु खेलकूदों की उत्तम व्यवस्था की जाएगी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला 19 नंबर जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी, अर्थात 100% साक्षरता की प्राप्ति और उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक गति दी जाएगी और व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों की प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व इन संस्थाओं पर होगा। शिक्षक और छात्र राष्ट्रीय सेवा कार्य के अंतर्गत साक्षरता आंदोलन में भाग लेंगे और विश्वविद्यालयों में विस्तार से केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। स्थान स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। वहीं 20 नंबर रिकमेंडेशन दी गई थी कि संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा, अर्थात भारतीय जनता में अपनी संस्कृति की संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक सोच उत्पन्न की जाएंगी और उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने की ओर अग्रसर किया जाएगा और किसी भी विचार अथवा क्रिया के निरंतर मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया जाएगा। अगला रिकमेंडेशन दिया गया था कि शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति की जाएगी, अर्थात राष्ट्र के सभी बच्चों को जाति, लिंग, धर्म, स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना लोकतंत्र की मांग है। इसकी पूर्ति के लिए समस्त बालकों की पहुंच के अंदर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल की स्थापित किए जाएंगे और बालिकाओं और पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाएंगे एवं प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। साथ ही साथ में माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति दी जाएगी और छात्रवृत्तियां दी जाएगी। पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन अथवा गुण दोष विवेचन की बात किया जाए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार यहाँ पे पूछ लेता है कि इसके गुण दोष क्या थे, ठीक है, उसका विवेचन करिए आप। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः शिक्षा संबंधी किसी भी नीति का मूल्यांकन समाज विशेष के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्र एक लोकतंत्रीय राष्ट्र है और इसकी अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, साथ ही एक विकासशील राष्ट्र है और इसकी दृष्टि से इसके अपने कुछ लक्ष्य हैं। यदि हम इन सब के आधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल्यांकन करें तो उसमें निम्नलिखित गुण दोष स्पष्ट होते हैं। पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो गुण थे, यानी मेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया है और उस पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इसे विचार किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई, जो गुण के अंतर्गत बताई गई है कि यहाँ पे केंद्रीय बजट का 6% भाग जो है व्यय करने का प्रस्ताव दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इसे विचार किया गया था। अगला यहाँ पे बात की जाए, जो अगला जो यहाँ पे गुण इसका है, तो संपूर्ण देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू करना स्वीकार किया गया और प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम बनाने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इसे स्वीकार किया गया और यह संरचना शुरू हो गई। इससे लाभ होने सुनिश्चित है।
ठीक है, यहाँ पे बताया गया जो दूसरा जो गुण था वो 10+2+3 को यहाँ पे पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे गुण के रूप में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया है और इस लक्ष्य की ओर हम निरंतर बढ़ भी रहे हैं। अगला जो है वो माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उसके गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इस पर बल दिया गया है और इन दोनों ही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया क्या गया है कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार की बल दिया गया है। ठीक है, अगला है कि भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है। विचार तो उत्तम है, यह बात दूसरी है कि उसके लिए प्रयत्न बहुत कम किया जा रहा है। अगले यहाँ पे बात किया गया कि प्रतिभावान छात्रों की पहचान कर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना और केंद्रीय सरकार की उत्तरदायित्व माना गया है। इस दिशा में हमारे कदम उठ चुके हैं और परिणाम अच्छे भी आ रहे हैं। अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसके गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। यह बात दूसरी है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में हम कम सफलता मिली है। अगली है कि कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया है और इसी के द्वारा देश की आर्थिक विकास किया जा सकता है। इस बीच इसके लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं। अगला है विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इस युग में किसी भी विकासशील देश के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यह एक अनिवार्यता है। अगला है किसी भी स्तर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही गई है। सच बात यह है कि परीक्षा पर ही शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रित होती है। यदि इसमें सुधार कर दिया जाता है तो शेष ढांचे में अपने आप ही सुधार हो जाएगा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन में सुधार पर बल दिया गया है। शिक्षकों के स्तर को उठाने, उनके वेतन मान बढ़ाने और सेवा शर्तों में सुधार करने पर बल दिया गया है और साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया है और शिक्षकों के वेतन मान बढ़े हैं और उनकी सेवा शर्तों में सुधार हुआ है और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला है छात्रों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गई है और उनके लिए खेलकूद की उचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ में और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इस दिशा में कुछ कार्य भी किए गए हैं। अगला है जो रिकमेंडेशन यहाँ पे जो गुण के अंतर्गत देख सकते हैं कि 100% साक्षरता की प्राप्ति और देश के आर्थिक विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और इसकी व्यवस्था पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कार्य पर बल दिया गया है, परंतु इस दिशा में हमें सफलता बहुत कम मिली है। संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने और नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। इसे स्वीकार करने से देश का आर्थिक विकास हुआ है। और सबसे बड़ी और अंतिम विशेषता यह है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने की पूरी योजना तैयार की गई है। पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर बल दिया गया है। इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के 200 की, डीमेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 देखते हैं। इस नीति में केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व तो निश्चित किए गए हैं, परंतु ऐसे किसी अधिनियम की बात नहीं की गई है जिसमें उन्हें अपने उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए बाध्य किया जा सके। परिणाम यह है कि अपनी अपनी ठपली और अपना अपना राग चल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी को बाध्य नहीं किया गया है, जो कि इसके डीमेरिट के अंतर्गत कहता है। अगर आप किसी को बाध्य कर देते हैं या केंद्र या फिर राज्य सरकार को आपकी ये चीज़ इंप्लीमेंट करना ही करनी है, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें करनी होती है जिससे शिक्षा में जो है विकास हो पाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि परिणाम यह है कि अपनी अपनी ठपली और अपना अपना राग चल रहा है। अगला यहाँ पे है क्या है कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए जिस आधारभूत पाठ्यचर्या के निर्माण की बात कही गई है वह अति विस्तृत और ऊपर से कार्यानुभव एवं राष्ट्र सेवा कार्यों की अनिवार्यता ने उन्हें बहुत बोझिल बना दिया है। जहाँ यह लागू कर दी गई है, छात्र इनके बोझ से दबे जा रहे हैं। बताया गया कि जो 10 वर्षीय शिक्षा के लिए जो आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था, इसमें क्या है कि ये बहुत विस्तृत है। ठीक है, और ये बहुत बोझिल भी साबित हुई है।
अगली बात देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जिस त्रिभाषा सूत्र को लागू करना निश्चित किया गया है वह भी दोषपूर्ण है। प्रारंभ में त्रिभाषा सूत्र का निर्माण पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य करने के उद्देश्य से किया गया था। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में अहिंदी क्षेत्र के बच्चों को हिंदी द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र के अहिंदी क्षेत्र के बच्चों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेने की छूट है। यह त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना अर्थात मूल उद्देश्य के प्रतिकूल है। क्या हम रूस, जापान और चीन की भांति अपनी राष्ट्रभाषा पर निर्भर नहीं कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया कि हिंदी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे बता दिया गया है, यानी कि हिंदी को आप ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी को ले सकते हैं। तो बताया गया है कि जिस तरीके से अन्य देश अपने राष्ट्रभाषा के ऊपर निर्भर है, क्या हम उसी तरीके से अपने राष्ट्रभाषा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते? क्या हमें ज़रूरत है किसी और देश की भाषा की? तो यही तरीके यहाँ पे जो इसके डीमेरिट के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है। अब कार्यानुभव के जिन ट्रेडों की सूची तैयार की गई है, पहली बात तो यह है कि उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी जिसे सरकार बजट बनाने के बाद भी नहीं जुटा सकती, और दूसरी बात यह है कि उन्हें सरलता से सुलभ भी नहीं कराया जा सकता है। इसे जहां भी शुरू किया गया है वहां कच्चे माल की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति बेसिकली बताया गया है कि जो यहाँ पे जो शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रिकमेंडेशन दिया गया है, किस तरीके से आप यहाँ पे शिक्षक सामग्री को किस प्रकार से उत्पत्ति यहाँ पे अवेलेबल कराइए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि कार्यानुभव के लिए जिन ट्रेडों की सूची तैयार की गई है, पहली बात तो यह है कि उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। जो धन होगा वो अतिरिक्त धन लगेगा, जिसे सरकार बजट में बनाने के बाद भी नहीं जुटा सकती। ठीक है, सरकार बजट बनाने के बाद भी नहीं जुटा सकती है। दूसरी बात यह है कि उन्हें सरलता से सुलभ भी नहीं कराया जा सकता है। अब यहाँ पे देखा भी गया है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे कानून लागू कर दिया गया, कोई यहाँ पे जो है बजट बना दिया गया, और पहली बात तो यह है मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार्य भी चालू किया गया है तो वो कार्य जो है पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अधूरा ही रह गया है, क्योंकि इसमें धन की कमी होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से यहाँ पे डीमेरिट के रूप में भी इसको देखा गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के द्वारा किसी भी इंटर पास छात्र के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, इस राष्ट्रीय शिक्षा में उच्च शिक्षा जो है वो किसी भी इंटर पास के लिए, जबकि ये चीज़ें गलत है। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है मूल्यांकन होना चाहिए। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जिसके जैसा कि आज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले इसमें रिकमेंडेशन क्या दी गई थी कि यहाँ पे इंटर पास सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पे खोल दिया गया था, यानी इंटर पास सभी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी मूल्यांकन के। परिणाम यह हुआ कि महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश दबाव बढ़ा और छात्र अनुशासनहीनता बढ़ी और आक्रोश बढ़ा, शिक्षित बेरोजगारी और बढ़ी, और कुल मिलाकर समय, शक्ति और धन का अपव्यय हुआ। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें संपूर्ण देश के लिए शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस नीति का सर्वप्रथम प्रभाव तो यह पड़ा कि केंद्र और प्रदेशों के शिक्षा बजटों में बढ़ोतरी शुरू हुई। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई। यह बात दूसरी है कि प्रांतों में इसे कुछ अपने अपने तरीके से लागू किया गया और कुछ प्रांतों में इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्माण भी किया गया और लागू भी किया गया। कुछ प्रांतों में +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरुआत किया गया। यह बात दूसरी है कि ये पाठ्यक्रम असफल रहे। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा इन सब के विस्तार किया गया है और विस्तार के साथ साथ उनके उन्नयन के लिए प्रयास किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि इसमें सफलता अपेक्षाकृत कम ही मिली है। 1969 में विश्वविद्यालय एवं उनके संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक बना दिया गया है। अब इस नीति के अनुपालन में देश में सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नीति के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषित की गई, उसमें मूल रूप से इसी शिक्षा नीति का अनुमोदन किया गया है, उसी पर मोहर ठोकी गई है। और इसमें जो भी कुछ नया है वह नीति संबंधी नहीं है, नीति संबंधी नहीं है, वह रीति संबंधी है। इस बात ध्यान रखिएगा। इसकी कार्य योजना 1986 कार्य योजना और 1992 है। उपसंहार की बात किया जाए, यानी टोटल जो कंक्लूजन निकल के आता है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
1968 में वायदे तो बहुत अच्छे किए गए, परंतु उन वायदों को पूरा करने के लिए न तो पूरी योजना तैयार की गई और न ही उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई। संसाधनों के अभाव में इस नीति का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा सका और एक दूसरे पर दोषारोपण अधिक और उपलब्धियां अपेक्षाकृत बहुत कम हुई। इस पर यह नीति भी देश के अनुकूल थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसी नीति का समर्थन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 1986 में थोड़ा बहुत जो अंतर दिखाई देता है वह केवल भाषाई अंतर है और या डिग्री का अंतर नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे क्या कहा है कि वादे तो बहुत किए गए लेकिन इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे देश के अनुकूल थी परिस्थितियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात किया जाए, देखिए मानव इतिहास के प्रारंभ से ही शिक्षा का अस्तित्व रहा है। यह बात अलग है कि प्रत्येक काल और देश के शिक्षा का ढंग एक सा नहीं था। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, शिक्षा भी अपने क्रमिक विकास, अपनी विविधता और अपनी पहुंच के क्षेत्रों में विस्तार करती रही। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक संस्कृति को व्यक्त करने के लिए, उसके उत्थान के लिए तथा समय समय पर पैदा होने वाली भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली तैयार करता रहा। यही कारण है कि किसी भी देश का सशक्त या निर्बल होना उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त तथा अत्याधुनिक बनाने का भरसक प्रयास करता है। यदि किसी देश की शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो वह राष्ट्र दुनिया की दौड़ में पिछड़े रह जाता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास तथा उत्थान का एक सशक्त और शक्तिशाली साधन है। भारत में भी इस बात पर विचार किया गया और देश की शिक्षा प्रणाली के मुख्य अधिकारियों तथा शिक्षाविदों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में यदि भारत 21वीं सदी में जाना चाहता है तो वह दूसरे विकासशील देशों तथा विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। इस बात को गहराई से समझते हुए भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारण की घोषणा की और इस घोषणा से पहले उन्होंने पूर्व शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, शिक्षाशास्त्रियों तथा बुद्धिजीवियों से उस विषय पर विस्तार से चिंतन किया तथा उसके सुझावों को आमंत्रित किया। इस चिंतन के तहत जो सहमति बनी उसे मई 1985 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक मत से पास कर दिया और बाद में राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के दौरान कहा था कि हम भारत के लोगों को ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं जो भारत देश की 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्थिक तथा वैज्ञानिक तौर पर सशक्त बनाने में सक्षम होगी। उन्होंने आगे कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा कार्य नैतिकता का विकास होना चाहिए और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भव्यता तथा राष्ट्रीय एकता में उसका महत्व प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के द्वारा संयुक्त संस्कृति की प्रांतीय तथा सांप्रदायिक व्याख्या को दबाया जाना चाहिए। एजुकेशन मस्ट प्रमोट नेशनल कोहेशन एंड वर्क एथिक्स, द गार्डनर of our freedom struggle and its significance for national integrations has to be brought home to every student to curriculum and the textbook should be curved communal interpretations of our composite culture। इसका परिणाम यह निकला कि अगस्त 1985 में एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका शीर्षक था शिक्षा की चुनौतियां भावी नीति अर्थात चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 13 आधारभूत भागों में विभाजित किया गया। पहला परिभाषा अर्थात इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन। दूसरा क्या था? भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन अर्थात रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। और तीसरा था संसाधन एवं पर्यवेक्षण अर्थात रिसोर्स एंड रिव्यू। चौथा था शिक्षा का सार एवं भूमिका अर्थात इसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। पांचवा था शिक्षा का प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। छठवां था प्रबंधात्मक एवं तकनीकी शिक्षा अर्थात मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन। सातवां था अध्यापक और आठवां था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नौवां था पद्धति को कार्यशील बनाना। 10वां था समानता के लिए शिक्षा। 11वां था शिक्षा सामग्री का नवीकरण और शिक्षा का प्रक्रिया का नवीकरण। और 12वां था भविष्य। अब सार एवं भूमिका की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नई शिक्षा नीति 1986 का सार एवं भूमिका। आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास की नींव यानी एजुकेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार है।
यह विद्यार्थी को इस भौतिक दुनिया में रहना सिखाती है तथा साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी करती है। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, अर्थात एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल। आयोग ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस शिक्षा के सबके लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की। साथ ही साथ में मानव शक्ति का विकास की बात यहाँ पे की गई, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर, यानी मानव जिसे भगवान ने अपनी सभी रचनाओं में से श्रेष्ठतम बनाया है, उसे शक्तियों का भंडार भी उपहार में दिया है, परंतु ये सभी शक्तियाँ मानव के आंतरिक मन में गहरी छुपी हुई हैं। इन शक्तियों का बाहर निकलकर तराश कर शिखर पर पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है, लेकिन यह तभी संभव है जब बालक को पूर्ण शैक्षणिक वातावरण तथा उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएं। अगला है सर्वोत्तम धन विनियोग, अर्थात द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार तथा समाज शिक्षा पर जितना धन खर्चा करती है उतना ही ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च एक दीर्घकालीन और श्रेष्ठ विनियोग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप कोट कर लीजिएगा, ठीक है। सांस्कृतिक विकास में शिक्षा का योगदान अगर बात की जाए, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट, तो आयोग के अनुसार शिक्षा ही एकमात्र सशक्त साधन है जो किसी भी देश या राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित कर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा मानव की अज्ञानता दूर कर उसमें सामाजिक मूल्यों, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ साथ उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क तथा आत्मा का भी पूर्ण रूप से विकास करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्रीय गुणों का विकास भी करती है, जो भारत देश के लिए दो महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट आदर्श हैं। अगला है अनुसंधान एवं विकास का आधार, अर्थात बेसिस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मानव जीवन इस ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अनुसंधान करने के लिए केवल शिक्षा ही एक प्रबल सबल साधन है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्र की आत्मनिर्भरता एवं विकास में भी योगदान देती है। अगला है समाज की संलग्नता, अर्थात इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा की इस नीति के तहत समाज की संलग्नता पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें माता पिता, समुदाय, स्वैच्छिक संस्थाएं, नियोजकों एवं अध्यापकों का योगदान मुख्य रूप से अपेक्षित है। इस नीति के पीछे यह भी सोच थी कि जब समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के सदस्य शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देंगे तो विद्यालय में उपस्थिति का बढ़ना स्वाभाविक होगा। इसके पास प्रतिशत भी बढ़ जाएगा और परिणाम स्वरूप शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन अर्थात वेस्टेज एंड स्टैग्नेशंस पर रोक लगेगी। क्या क्या हमने देखा, आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास की नींव पड़ी, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो गया, मानव शक्ति का विकास होता है, इसमें सर्वोत्तम धन की विनियोग होता है, सांस्कृतिक विकास की योगदान होता है इसमें, और अनुसंधान एवं विकास का आधार है, और समाज की संलग्नता है इसके साथ में। इसी तरीके से हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हमारा अगला अध्याय जो है वो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर पर्सनली कोई एडवाइस चाहिए होगी या फिर कुछ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आ रहा होगा तो जरूरी हो तो, ठीक है, अगर जरूरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आप हमसे जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं तो 6393621344 आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा जल्दी आएगा। इसी तरीके से हमारा जब जैसे ये समाप्त होता है अगला हमारा जो है नोट्स को पढ़ाया जाएगा। नोट्स को यहाँ पे जैसे खत्म होगा उसके बाद हमारा जो है 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे 40 से 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही साथ में इसके साथ में जो है लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।